नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है। तो ये बात जनरली कर रहे हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से कैसे आया, इन सभी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो क्या है, लेसन फ्रॉम वियतनाम एंड बांग्लादेश। क्यों बांग्लादेश को भी क्यों इंक्लूड कर रखा है अभी? क्योंकि बांग्लादेश का भी रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत की जो जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कुछ पॉइंट्स में या कुछ मासलों पर वो आगे निकल गया था। विथ रिफॉर्म promoting innovation and lowering the cost of doing business, India is forced to attract the West investment। तो यही कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप इनोवेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, लोअर कॉस्ट रखो आपके बिजनेस की, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो चलिए इसी एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। लिखा किसने? अजय श्रीवास्तव जी ने। ठीक है, और इसके जो टाइटल है वो क्या है? लेसन फ्रॉम वियतनाम एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बोल क्या रहे हैं? वियतनाम एंड बांग्लादेश आर ऑन अ रोल while Bangladesh has become the second largest apparel exporter after China. Vietnam's export have grown about 240% in the past 8 years. What has helped them and what can India learn from them? तो यहाँ पर यही है कि जो बांग्लादेश है वो सेकंड लार्जेस्ट अप्रैल एक्सपोर्टर बन गया है। अप्रैल मतलब होता है जो कपड़े वगैरह होते हैं उसको। और किसके बाद है वो? चाइना के बाद। मतलब फर्स्ट नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश आ गया है। वियतनाम के जो एक्सपोर्ट हैं वो भी कितने? 240% बढ़े हैं पिछले अगर 8 सालों की बात करें। और ये सब क्या कर रहे हैं? व्हाट हैज़ हेल्प्ड देम, इनके लिए किस चीज़ ने मदद करी, इन सब चीज़ों के बारे में इंडिया को ध्यान से सोचना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। टू नेशन एंड देयर success stories. An open trade policy, a less expensive workforce, and generous incentive to foreign firm contribute to Vietnam success। तो यहाँ पर एक है बात है कि जो वियतनाम की सक्सेस है तो उसमें किस चीज़ ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो सबसे पहली बात तो है ओपन ट्रेड पॉलिसी, खुला व्यापार। लेस एक्सपेंसिव वर्कफोर्स, कम मायनों में जो मतलब ज़्यादा कम खर्चीला वर्कफोर्स, मतलब कम वेतन में वहाँ के लोगों का काम करना। एंड जेनरस इंसेंटिव टू फॉरेन फर्म, तो जो विदेशी लोग यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वियतनाम के अंदर, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देना। यही इन सब चीज़ों के कारण वियतनाम आज आगे है। वियतनाम परस्यू एन ओपन ट्रेड पॉलिसी मेनली थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच एंश्योर दैट important trading partner like US, EU, China, Japan, South Korea, and India do not change import duty on product made in Vietnam। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं वियतनाम ने कई देशों के साथ। उससे क्या होता है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो चेंज नहीं करते कोई भी देश, उससे वो चीज़ें अपनी मैनेज कर पाता है और ऑर्गेनाइज कर पाता है। वियतनाम डोमेस्टिक मार्केट इज ओपन टू पार्टनर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी ओपन है जो भी पार्टनर्स हैं उनके प्रोडक्ट के लिए। जैसे कोई बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करने आया तो वो डोमेस्टिक मार्केट में भी उसकी सेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल 99% ऑफ EU प्रोडक्ट विल सून एंटर वियतनाम ड्यूटी फ्री। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 99% यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट हैं वो ड्यूटी फ्री हैं वियतनाम के अंदर। और वो भी क्या, जो बाहर की जो कंपनी है वो भी अपना माल यहाँ पर क्या कर सकती हैं? बेच सकती हैं। वियतनाम हैज़ एग्री टू चेंज इट्स डोमेस्टिक लॉ टू मेक कंट्री अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर। वियतनाम ने एग्री हो गया बहुत से ऐसे घरेलू नियमों को बदलने के लिए जिससे क्या हो, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या किया जा सके? अट्रैक्ट किया जा सके या आकर्षित किया जा सके। फॉरेन फर्म कैन कम्पीट फॉर लोकल बिजनेसेस। फॉरेन फर्म compete कर सकते हैं डायरेक्ट लोकल बिजनेसेस, मतलब जो वियतनाम के अंदर है उनके साथ। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो EU फर्म कैन ओपन शॉप एंटर द रिटेल ट्रेड एंड बिड फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ट्रेडर। तो जो यूरोपियन यूनियन की जो शॉप्स हैं वो वहाँ पर रिटेल में भी खोल सकते हैं और डायरेक्टली जो गवर्नमेंट की बिड होती है या गवर्नमेंट की जो ऑक्शंस टाइप की चीज़ें होती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे कैन टेक पार्ट इन इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट, हॉस्पिटल, डिफेंस एंड रेलवे प्रोजेक्ट। एक प्रकार से बात कहें तो हर एक चीज़ के लिए विदेशी उनके लिए खोल दिया है। वो कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो, रियल एस्टेट के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल, डिफेंस और रेलवे प्रोजेक्ट के क्षेत्र में हो।
दिस मॉडल मे नॉट बी गुड फॉर इंडिया एज इट ऑफर नो प्रोटेक्शन टू फार्मर टू लोकल प्रोड्यूसर फ्रॉम इम्पोर्ट। और ये चीज़ अगर देखी जाए तो ये जो इंडिया के रिगार्डिंग है ये उतनी ज़्यादा महत्व नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें किसानों के लिए प्रोटेक्शन देना पड़ता है, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए प्रोटेक्शन देना पड़ता है, और जो हमारे छोटे छोटे मिडिल क्लास जो मध्यम उद्योग वाले हैं उनके लिए भी हमें प्रोटेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि जो इम्पोर्ट करवाते हैं वो जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो इन सभी कारणों के कारण हम मतलब ये इतना फ्री तो नहीं कर सकते। वियतनाम बीइंग अ सिंगल पार्टी स्टेट कैन इग्नोर डोमेस्टिक वाइड। वियतनाम क्या है, एक सिंगल पार्टी स्टेट है, वहाँ पर कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है नहीं, तो वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा सकता है और उनको सप्रेस किया जा सकता है, वो करते ही हैं लोग। Over a decade or so, large brands such as Samsung, Canon, Foxconn, HMA, Nike, Adidas, IK have flocked to Vietnam to manufacture their product। तो यहाँ पर कई ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जो वियतनाम गए हैं कि वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करेंगे। सीधी सी बात है, इन सब चीज़ों में ना तो लेबर लॉ को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेबरों से जबरन में काम करवाया जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं, तभी उनकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस कम हो पाती है, और ये सब चीज़ें इंडिया में पॉसिबल है नहीं। लास्ट ईयर वियतनाम रिसीव इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 60 बिलियंस। एज अ रिजल्ट वियतनाम एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम 83.5 बिलियन इन 2010 टू 279 बिलियन इन 2019। तो यहाँ पर लास्ट ईयर वियतनाम ने कितना 16 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट रिलीज मतलब 16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रिसीव किया था, और वियतनाम का जो एक्सपोर्ट है 83 बिलियन से जो 2010 में था 279 बिलियन हो गया 2019 के अंदर। बांग्लादेश की बात करें, ये तो वियतनाम का पूरा गेम हो गया। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश लार्ज एक्सपोर्ट ऑफ एप्रल्स, एप्रल मतलब परिधान या जो भी कपड़े हैं, बांग्लादेश लार्ज एक्सपोर्ट ऑफ एप्रल टू EU एंड US मेक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट स्टोरी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये एप्रल्स को ही एक्सपोर्ट करता है, यूरोपियन यूनियन में कहो या US के मार्केट में कहो। तो EU अलाउ द इम्पोर्ट टू अप्रैल एंड द प्रोडक्ट फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक बांग्लादेश ड्यूटी फ्री। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश से आते हैं या जो कम डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ से जो यूरोपियन यूनियन है उनके लिए ड्यूटी फ्री अलाउ करता है, जिससे बांग्लादेश को बहुत लाभ होता है। सैडली बांग्लादेश मे नॉट हैव दिस फैसिलिटी इन 4 to 7 ईयर एज इट पर कैपिटा इनकम राइजेज एंड इट लूज द LDC स्टेटस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से जो पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश की वो बढ़ गई। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से वो जो EU के जो मानदंड हैं या जो भी उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें क्या है बांग्लादेश फिट नहीं बैठा, और यही कारण है कि अब कुछ समय से जो बांग्लादेश है उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। बांग्लादेश इज़ वर्किंग स्मार्टली टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट बास्केट। लेकिन बांग्लादेश भी क्या कर रहा है, बहुत ही स्मार्टली वर्क कर रहा है, और डाइवर्सिफाई मतलब उसने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया अपनी जो एक्सपोर्ट है उनके लिए। इंडिया एज अ गुड नेबर एक्सेप्ट ऑल बांग्लादेशी प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री। और इंडिया क्या करता है, बांग्लादेश से ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट एक्सेप्ट करता है एज अ गुड पड़ोसी। और फिर बात करें तो वियतनाम एंड बांग्लादेश हैव गेन्ड एनॉर्मसली फ्रॉम ट्रेड। और यहाँ पर जो बांग्लादेश है और वियतनाम दोनों ने बहुत ही बढ़ोतरी हासिल की है अपनी ट्रेड के अंदर। ट्रेड हैज़ क्रिएटेड वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड लिफ्टेड मिलियंस above the poverty level in less than 2 decades, which element of Vietnam and Bangladesh model should India emulate। तो यहाँ पर क्या है कि कई लोगों को इसने क्या किया है, पावर्टी लेवल से ऊपर ला दिया है, उनकी GDP ग्रोथ बढ़ी है। तो क्या इंडिया के लिए या हमारे जो भारत के लिए है उसको भी इस चीज़ को क्या करना चाहिए, एमुलेट करना चाहिए। और यहाँ पर अगर एमुलेट की बात करें तो एमुलेट का एक जनरल मतलब होता है कि अनुकरण करना, ठीक है, या किसी चीज़ को फॉलो करना। The key learning from Bangladesh is need to support large firm from quick turnover. Large firm are better positions to invest in brand building, meeting quality requirement and marketing। तो यहाँ पर एक मुख्य लर्निंग अगर देखी जाए बांग्लादेश से, अब इन्होंने क्या किया, अभी तो इन्होंने पोजीशन बता दी कि वियतनाम और बांग्लादेश क्यों आगे हैं। अब इनसे लर्निंग क्या है,
तो यहाँ से लर्निंग की बात करें तो ये बता रहे हैं कि इस चीज़ के लिए क्या है, सपोर्ट करना चाहिए अब हमारे लिए, जो बड़े बड़े फर्म हैं उनके लिए। और लार्ज फर्म की जो पोजीशन होती है उनमें इन्वेस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और ब्रांड को बिल्ड या बनाने की, मीटिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग की। स्मॉल फर्म बिगिन एज अ सप्लायर टू लार्ज फर्म एंड इवेंचुअली ग्रो। और स्मॉल फर्म क्या कर सकते हैं कि भाई वो जो बड़े बड़े जैसे बाहरी दिखाने वाले जो मार्केटिंग वाले काम है वो लार्ज ब्रांड करें, और जो छोटे ब्रांड हैं वो उनके लिए रॉ मटेरियल टाइप की चीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो उनके जो छोटे फर्म हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होता है, तो डायरेक्टली वो रॉ मटेरियल करें, और जितनी भी मार्केटिंग और इतने जो मुद्दे रहते हैं वो बड़े फर्म सॉल्व करें। तो यही पूरा का पूरा इनका मतलब है, जो मॉडल है बांग्लादेश का मॉडल है कि बड़े लार्ज फर्म अपने मार्केटिंग वाला पार्ट संभाल रहे हैं, और जो छोटे छोटे फर्म हैं वो अपना अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। वियतनाम हैज़ चेंज डोमेस्टिक रूल टू मीट द नीड ऑफ इन्वेस्टर। और वियतनाम तो चेंज ही कर चुका है खुद के घरेलू रूल कि जिससे इन्वेस्टर्स की क्या है जो चीज़ें हैं वो फुलफिल हों। येट मोस्ट ऑफ द वियतनाम एक्सपोर्ट हैपन इन 5 सेक्टर। इन कंट्रास्ट इंडिया एक्सपोर्ट आर मोर डाइवर्सिफाई। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो वियतनाम का एक्सपोर्ट है वो 5 सेक्टर्स में विभाजित है, या उसी में जनरली होता है, ठीक है। इट कंट्रास्ट इंडियाज एक्सपोर्ट आर मोर डाइवर्सिफाई। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके विपरीत इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। द इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स which rank a country based on how diversified and complex manufacturing export basket is illustrated this point। और यहाँ पर जो ECI इंडेक्स है उसमें ये बताया जाता है कि आप कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो उसमें इंडिया किस हिसाब से परफॉर्मेंस करता है या किस हिसाब से उसके पॉइंट है, ये सब शो करता है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ECI की अगर रैंक की बात करें तो चाइना की कितनी है 32, इंडिया की 43, वियतनाम की 79 एंड बांग्लादेश की 127। इंडिया अनलाइक वियतनाम हैज़ डेवलप्ड डोमेस्टिक एंड कैपिटल मार्केट। तो इंडिया अनलाइक वियतनाम मतलब जैसा कि वियतनाम में नहीं है, हैज़ डेवलप्ड डोमेस्टिक और कैपिटल मार्केट डेवलप किया है, ठीक है। टू फर्दर प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया कुड सेट अप सेक्टरल इंडस्ट्रियल जोन विथ प्री अप्रूव्ड फैक्ट्री स्पेस। तो यहाँ पर वो इंडिया ये कर सकता है कि अलग अलग सेक्टोरियल जोन बना दे कि इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये हब है, ये हब है, इस टाइप के एक जोन बना दे, या जैसा चाइना ने कर रखा है इस टाइप की चीज़। अ फर्म शुड वॉक इन टू स्टार्ट ऑपरेशन इन फ्यू वीक। देयर शुड बी नो नीड टू सर्च फॉर लैंड और ऑब्टेन मैनी अप्रूवल। और फर्म को क्या करना चाहिए, कुछ ही हफ्तों में उसके स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी ज़रूरत नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की उसमें रिक्वायरमेंट ना हो कि वहाँ पे लैंड एक्वायर करनी पड़े, या इन सब चीज़ों को लैंड एक्वायर करनी पड़े फिर किसान आंदोलन कर दें। तो इन सब चीज़ों का भार ना हो, एक आप पूरा का पूरा जोन बना दो, उस जोन में जितने भी कंपनियाँ आएंगी, जितने भी इन्वेस्टर्स आएंगे, या जो भी कंपनी आएगी वो डायरेक्टली उनको पहले से ही लैंड उन्हीं के नाम पर ही, उन्हीं मतलब उसी काम के लिए वो लैंड अलॉटेड रहेगी। तो डायरेक्ट कंपनी आएंगी, और जैसे ही भारत सरकार ने उनको अलाउ किया और चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्मूथली रन होने लगेंगी। क्विक बिल्ड अप ऑफ एक्सपोर्ट इन वियतनाम रिजल्टेड फ्रॉम लार्ज MNC इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो तुरंत बिल्डअप जो है उसी ने क्या है वियतनाम को रिजल्ट दिया है कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट आया वहाँ पर। बट मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट आर जस्ट द फाइनल असेंबली ऑफ गुड प्रोड्यूस एल्सवेयर। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द जो भी मोस्टली जो एक्सपोर्ट होता है वो क्या होती है, फाइनल असेंबली। फाइनल असेंबली जो मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की या मोबाइल की ही बात करें तो अलग अलग जो कंपोनेंट आते हैं वो कंपोनेंट वहाँ पर आ गए, और डायरेक्टली फिर उनको क्या कर दिया गया, असेंबल कर दिया गया, लेकिन उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई वही कहीं और होती है। इन सच केस नेशनल एक्सपोर्ट लुक लार्ज बट द नेट डॉलर गेन इज स्मॉल। तो इस टाइप के केस में क्या होता है कि हमें ये तो लगता है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही है, लेकिन जो उसमें से पैसों की या जो हमारा जो क्या है फायदा जो है वो कम होता है, डॉलर गेन। और मेन लड़ाई इसी बात पे चलती रहती है किसके पास कितने डॉलर हैं। चाइना ऑल्सो फेस द
दिस इशू। चाइना ऑल्सो इस टाइप के इशू को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। फोकस ऑन ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब खुद ही अपने आप जो ग्रोथ होती है वो ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ। शुड अ कंट्री प्रमोट ट्रेड एट एक्सपेंसेस ऑफ अदर सेक्टर। क्या कंट्री के लिए प्रमोट करना चाहिए व्यापार को एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर सेक्टर, जितनी कि दूसरे अदर सेक्टर्स में एक्सपेंस मतलब खर्च करके वहाँ पर प्रमोट करना चाहिए। टू अंडरस्टैंड इट लेट्स लुक एट द एक्सपोर्ट ऑफ जीडीपी रेशियो। वियतनाम ईजीआर is 107, such as high dependence on export bring dollar but also make countries vulnerable to global economic uncertainty। तो यहाँ पर क्या है, EZR तो 107 है और वियतनाम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है और बहुत डॉलर डॉलर भी छापता है, लेकिन कभी अगर इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी हो गई तो वहाँ पर उनकी जो कंट्री है वो बहुत वनरेबल हो जाएगी और बहुत ही तहस नहस हो जाएगी। द EZR ऑफ द लार्ज इकोनॉमिक एक्सपोर्टिंग कंट्री इज मच स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर जो जिनका भी EZR ज़्यादा है वो बहुत ही स्मॉलर नंबर में है। द US EZR 11.7%, जापान का 18.5%, इंडिया का 18.7% EZR है। लेकिन आप वियतनाम का देख लो तो कितना है, 107%। तो सीधी सी बात है, EZR का ज़्यादा होना अगर किसी समय इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ गई तो उस समय बहुत खतरे वाली बात है। Even for China, with all the trade problem, the EZR is 18.4%। चाइना की भी बात करें तो उनका भी EZR कितना है, 18.4% ही है। Most such countries, including India, follow an open trade policy, signed balance FTAs, restrict unfair import, and have a healthy mix of domestic champion and MNC। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सच कंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं जिनका EZR कम है उसमें इंडिया भी शामिल है, वो क्या करता है, ओपन ट्रेड पॉलिसी को साइन करता है, वो भी बैलेंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि एकदम से फ्री, दोनों के लिए एकदम से फ्री कर दिया या दोनों के लिए एकदम से छूट दे दी या दोनों पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्ट अनफेयर इंपोर्ट, जो ज़्यादा अनफेयर इंपोर्ट है उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है इंडिया। एंड हैव हेल्थी मिक्स डोमेस्टिक चैंपियन ऑफ MNC, और एक हेल्थी मिक्सचर प्रोवाइड करवाता है कि जो डोमेस्टिक के हैं उन पर भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और जो MNC हैं उनको भी ज़्यादा घाटा ना हो। While export remain a priority, it is not pursued at the expenses of other sector of the economy। और जहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो हमेशा ही प्राथमिक रहा है और इट इज़ नॉट परस्यू एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और इसे परस्यू नहीं किया जाता कि दूसरे सेक्टर्स के एक्सपेंसेस पे इस चीज़ को क्या किया जाए, वो मतलब लागू किया जाए। द फोकस इज द ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पर क्या है, फोकस किस चीज़ पर है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस है कि वो इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है लोग आपके पास वो टेक्नोलॉजी लेने आएंगे, तो उस पर, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिवनेस पर ज़्यादा ध्यान है। विथ रिफॉर्म प्रमोटिंग इनोवेटिंग एंड लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और रिफॉर्म के थ्रू क्या हो रहा है कि इनोवेशन के लिए ज़्यादा मदद दी जा रही है, जो बिजनेस कॉस्ट है उसको क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। इंडिया इज फोर्स टू अट्रैक्ट द वेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंटीग्रेट फर्दर विद ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो है इंडिया क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है या ऐसे वो कर रहा है और इंटीग्रेट फर्दर विद ग्लोबल इकोनॉमी, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके साथ क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। अगर इनकी बात करें तो अजय श्रीवास्तव कौन है, इंडियन ट्रेड सर्विस ऑफिसर हैं, और इनके जो विचार हैं ये इनके विचार पर्सनल हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।